हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू थिंकर्स अकेडमी। जैसा कि अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशंस में 4 या 5 वीडियो अपलोड हो चुके होंगे, जिनमें से अभी तक हम लोगों ने देखा था कि क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशंस कितने तरह के होते हैं और क्या होता है ऑर्डर डिग्री। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर देंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और आगे से ऑनवर्ड्स इस टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूँगा। और अगर बात किया जाए सिलेबस का, ओडी का सिलेबस का, तो इसका सिलेबस यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट में और टेलीग्राम चैनल में भी भेज दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस का। और इसमें बात करें बुक का, अगर तो एक बुक आती है बिराज सर की, मैं नेम लिख दे रहा हूँ। बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके राइटर कौन है? बी रॉय सर एंड डीपी चौधरी सर। ठीक है, यहाँ बस एक ही किताब चलती है ओडी का, यही बी राय सर की और डीपी चौधरी सर की। ये किताब आराम से मार्केट में मिल जाएगा, या फिर अगर पीडीएफ चाहिए तो बोलिएगा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा ग्रुप में, या फिर पर्सनल मैसेज कीजिएगा। और बात करें अगर ओडी में डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो इसमें बेसिकली दो तरह के होते थे, ऑर्डिनरी और पार्शियल। सिर्फ हम लोग को अभी तो पढ़ना है ऑर्डिनरी, तो एक रिमार्क में लिख लीजिए, रिमार्क। वी विल स्टडी फर्दर, मतलब अभी से और इसके आगे ओडी, यानी कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ओडी। चलिए, अभी तक जैसे ऑर्डर डिग्री, इसका डिफिनेशंस क्या होता है, हम लोग वहाँ तक कवर हो गया, तो वहाँ तक देख चुके थे, वहाँ तक सर पढ़ा दिए थे। इसके आगे बात करें तो पढ़ना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका क्या है डिफिनेशन? डिफिनेशन कब बोलेंगे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? इसका डिफिनेशन क्या है? ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन क्या है इसका? इफ एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स जो उसमें इंक्लूड होंगे, डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में इन्वॉल्व ऑकर्स इन द फर्स्ट डिग्री ओनली, इन द फर्स्ट इन द फर्स्ट डिग्री ओनली। यानी कि जितने डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और जितने डेरिवेटिव्स होंगे, सबका मैक्सिमम पावर एक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट
टर्म विच इज प्रोडक्ट ऑफ, इसका अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और समझ में आएगा। प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव्स और प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव और द प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव। यानी कि ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव्स का पावर एक होना चाहिए, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन क्या किया है कि ऐसा कोई भी टर्म उसमें ना हो जिसका गुना हो, जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल का और डेरिवेटिव का, या फिर दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट ना हो। जैसे बात करें एग्जांपल का, अगर पहला एग्जांपल है टी स्क्वायर नहीं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस 5 dy by dx प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या लीनियर है कि नॉन लीनियर है? जैसे पहला कंडीशन क्या दिया गया है कि एवरी डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव्स जो इसमें प्रेजेंट होंगे सबका पावर 1 होना चाहिए। जैसे बात करिए अगर इसमें y मेरा डिपेंडेंट और मेरा x इंडिपेंडेंट है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर कितना होना चाहिए? 1। तो यहाँ पे क्या है 2, तो वाला नहीं होगा, नॉन लीनियर। यहाँ पे एक नोट में लिख लो ना कि वैसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर ना उसको बोलते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नोट। या फिर अगर जगह हो तो इसको इसके बाद जस्ट लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी लिख सकते हो। ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट लीनियर इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ए क्यू पावर एन शॉर्ट में, ठीक है। तो पहला क्या था एग्जांपल, सेकेंड डेरिवेटिव प्लस 5 dy/dx प्लस 6y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे जो मेरा 6y स्क्वायर इसके चलते मेरा नॉन लीनियर बन जा रहा है वो, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2, आप लोग सोच कर बताइएगा, थोड़ा सोचिएगा खुद से भी। एग्जांपल नंबर 2 तो क्या है, जो फोर ऑर्डर का डेरिवेटिव हो d4y/dx4 प्लस x3 dy/dx इक्वल टू x e के पावर x। ये क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है? पहले चेक करेंगे कि जितने भी इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और डेरिवेटिव है सबका पावर कितना है। जैसे बात करें अगर डेरिवेटिव्स का, अगर तो एक डेरिवेटिव मेरा यहाँ पे है, एक डेरिवेटिव मेरा यहाँ पे है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, चलो पहला बात हो गया। और उसी में कहा गया है कि जो मेरा वेरिएबल हो डिपेंडेंट हो उसका पावर 1 होना चाहिए। इसमें कहाँ कहाँ वेरिएबल डिपेंडेंट कहीं नहीं है, चेक ही नहीं करना है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। बात करें सेकेंड का, अगर इसमें ऐसा कोई टर्म ना हो जो गुना में हो किसका किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का एंड डेरिवेटिव का यानी कि y का और फिर dny/dx पावर n का, इसका इसमें गुना नहीं होना चाहिए। ये मान लो ये लिखा गया एन ऑर्डर का डिफरेंशियल है ये वाला, यानी कि इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कहीं भी ऐसा है नहीं है, कहीं भी गुना में ऐसा नहीं है। और लिखा गया है उसी में कि एंड डेरिवेटिव और द प्रोडक्ट ऑफ टू डेरिवेटिव, या फिर दो आपस में, जैसे मान लीजिए एक डेरिवेटिव है जो एन ऑर्डर का है, या फिर अगर एक डेरिवेटिव हो जो एम ऑर्डर का हो, एक ऑर्डर का एम ऑर्डर का हो, तो दोनों का आपस में प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जो मेरा दूसरा बात लिखा गया है ना बी में, सिमिलरली बस यही दोनों मिला कर लिखा गया है कि वाई का और एक मतलब एन ऑर्डर का जो डिफरेंशियल होगा उसका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, और इन दोनों का भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें कहीं ऐसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो मेरा लीनियर हो जाएगा वो, लीनियर। बात करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में है लेकिन मेरा एक्स क्या है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरा एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल
इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरा यहाँ पे x है वो। यहाँ पे लेकिन लिखा गया है ना डिफिनेशन में कि प्रोडक्ट किसका नहीं होना चाहिए, इसका डिपेंडेंट वेरिएबल का और डेरिवेटिव का, ठीक है। लेकिन इसका प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट का और डेरिवेटिव का हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थर्ड करते हैं अब। थर्ड एग्जाम्पल नंबर थर्ड, थर्ड में क्या करें, थर्ड में थर्ड एग्जाम्पल नंबर, जैसे अगर d2y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्या लीनियर या फिर नॉन लीनियर है, थोड़ा सोचिएगा। जो पहला डिफिनेशन, जो पहला पॉइंट दिया गया उसमें क्या था कि जो वेरिएबल होंगे, जो डिपेंडेंट होंगे और डेरिवेटिव होगा, उसका पावर एक होना चाहिए। तो मेरा कहाँ कहाँ पे है, जैसे बात करें अगर जो वेरिएबल मेरा डिपेंडेंट हो, एक यहाँ पे है वाई है और डेरिवेटिव यहाँ पे है, दोनों का पावर कितना है वन। जो मेरा पहला कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर गया, ठीक। बात करें जो मेरा एक कंडीशन था वो सेटिस्फाई करेगा। बात करें बी का, अगर बी में क्या था कि ऐसा कोई टर्म ना हो जो कि प्रोडक्ट हो किसका किसका, डिपेंडेंट का और डेरिवेटिव का, जैसे यानी कि वाई का या फिर डेरिवेटिव का, कहीं भी ऐसा है नहीं है। चलो पहला बात मैंने जो पॉइंट बी का पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, और उसमें भी लिखा गया और में करके कि दो डेरिवेटिव का भी गुना नहीं होना चाहिए, तो इसमें है भी नहीं, तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि ये मेरा लीनियर है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। बात करें इक्वेशन नंबर फोर, अगर एग्जाम्पल नंबर फोर, अगर और बात करें अगर, तो या लिखने वाला, हाँ, t6 x बाई dt6, यहाँ पे मेरा जो है ना वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेंज हो गया, ध्यान से। t6x बाई dt6 प्लस d4x बाई dt4। अब यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट में d3x बाई d3 प्लस x बराबर t। पहले बात यहाँ पे देखें, अगर जो मेरा वेरिएबल हो, जो इंडिपेंडेंट हो, वो कौन सा वेरिएबल है, वो t है, और जो डिपेंडेंट हो x है। तो यहाँ पे जो क्लियरली दिख रहा है कि जो मेरा सेकेंड बी पॉइंट है ना, वही फेल कर जा रहा है कि यहाँ पे पहला डेरिवेटिव एक ए है और एक दूसरा डेरिवेटिव ए वाला है, दोनों का आपस में प्रोडक्ट मिल जा रहा है, तो ऐसे ही नॉन लीनियर हो गया। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, बस आपस में प्रोडक्ट ना हो, चाहे कितना भी ऑर्डर का हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, बस आपस में प्रोडक्ट ना हो। अगर है तो फिर हो जाएगा वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात कर एग्जाम्पल वो फिफ्थ का, अगर इसमें क्या है, अगर डी आर अपन डी एस पावर क्यू पावर 3 इज इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर आर बाई डी एस स्क्वायर प्लस वन। ई क्या है, ई क्या है, इसको पहले थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको पहले लिखते हैं फिर से, और इसी चीज़ को डी आर बाई डी एस दूध से पावर गुना कर देंगे, अगर यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ डी स्क्वायर आर बाई डी स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पे पहला बात है वही फिल कर जा रहा है कि पावर एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर मेरा कितना है, 6 है वो, 6 है वो, तो क्या हो जाएगा ये वाला नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। और थोड़ा इसको बोलेंगे अगर प्रिसाइज वे में, अगर तो इसको कैसे बोल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर, सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है, सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर ओडी ऐसे बोल सकते हैं इसको और प्रिसाइज में, सेकेंड ऑर्डर नॉन लीनियर ओडी, ठीक है। एग्जाम्पल था। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बात इसमें और नोटिस करने वाली है ना, जैसे अगर देखा जाए, जो पहला पॉइंट क्या कहा था, ए नंबर पॉइंट, बस इसको भी लिखिएगा नहीं, सिर्फ बता रहे हैं, समझा रहे हैं, यहाँ तक आप लोग लिखिएगा फिफ्थ एग्जाम्पल तक। इसमें क्या था कि अगर इसमें क्या था कि जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, कि अगर जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसका पावर वन होगा, और इस केस में क्या था, मेरा वेरिएबल जो डिपेंडेंट था वो वाई था वो। जैसे मान लो अगर कि इसमें थोड़ा सा एज्यूम कर लो थोड़ा देर के लिए, अगर मेरा वाई यहाँ पे मेरा वेरिएबल डिपेंडेंट है, और जो मेरा एक्स है वो मेरा इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है वो।
इंडिपेंडेंट है वो। तो फिर कैसा दिखेगा वो इक्वेशन हो, उसके बारे में बात करेंगे। अगर देखो, अगर पहला पॉइंट क्या बोल रहा था कि जो इसका पावर होगा ना 1 होगा, किसका? डिपेंडेंट का, यानी कि मेरा y आएगा वो, ठीक है। पूरा इक्वेशन में सिर्फ y आ सकता है वो, ऐसा नहीं कि उसमें वाई स्क्वायर आ जाए या फिर y क्यूब आ जाए या फिर y के पावर 4 आ जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि सिर्फ इसमें y ही आएगा। और क्या आएगा? और जो डेरिवेटिव्स होगा उसका भी पावर 1 होगा। और ये मैटर नहीं करता कि कितना ऑर्डर का डेरिवेटिव, कितना भी ऑर्डर का डेरिवेटिव हो सकता हो। यानी कि डी, मान लो कोई डेरिवेटिव एन ऑर्डर का होगा, ये वाला आ सकता है। जो मेरा पहला पॉइंट है यही कहता है कि उसमें मेरा वाई आएगा एंड ये वाला आ सकता है। और जो दूसरा बात कहता है, जो पॉइंट भी है वो क्या कहता है कि ऐसा कोई टर्म ना हो जिसमें प्रोडक्ट हो, किसका किसका? डिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी कि वाई का और डेरिवेटिव का, यानी कि वाई का और इसका कोई प्रोडक्ट ना हो। ये ना कहता है वो, ये वाला ना हो, या फिर और और दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट ना हो, या फिर दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट ना हो, ना हो, यानी कि ये दोनों ऐसा ना हो, सिर्फ ऐसा हो, यही कहता है ना वो। लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है कि इसमें जो वेरिएबल होगा ना इंडिपेंडेंट, उसका प्रोडक्ट, यानी कि एक्स का फंक्शन और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आ सकता है। इसमें ए वाला अलाउ है, इसमें ए वाला आ सकता है। और साथ ही में एक्स का प्रोडक्ट कोई फंक्शन का, और साथ में वाई भी इसमें आ सकता है, इसमें ऐसा कहा गया है। यानी कि सिर्फ इसमें जैसे पहला पॉइंट है कि वाई आएगा और इसका पावर 1 होगा तो ये वाला आएगा। और क्या क्या आ सकता है? फंक्शन ऑफ एक्स आ सकता है, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, साइन एक्स, कॉस एक्स, और साथ में इसका प्रोडक्ट आ सकता है। और क्या आ सकता है? कोई फंक्शन आ सकता है और साथ में इंटू वाई आ सकता है वो। इसको बात कर कैसे दिखेगा, अगर वो तो कैसा दिखेगा? थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन लीनियर होगा, तो एक पॉइंट नोट में लिख लो, एक थोड़ा नोट में एक लिख लो, नोट, नोट। एग्जाम्पल के बाद ये वाला लिख लेना, नोट। ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन of order n, of order n, where y is the, where y is independent variable, sorry, where y is dependent variable and x is independent variable, and x is independent variable। तो फिर कैसा दिखेगा वो? इज इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म ऑफ ए सबस्क्रिप्ट एन ब्रैकेट में एक्स ऐसे, यानी फंक्शन एक्स का होगा और साथ में प्रोडक्ट आ सकता है डेरिवेटिव का, उसको कोई दिक्कत नहीं है, डीएक्स से, जो ऑर्डर एन का होगा वो, ठीक है। अब प्लस ए सबस्क्रिप्ट एन माइनस वन एक्स, यानी फंक्शन ऑफ एक्स गुना में हो सकता है, और फिर डेरिवेटिव ऐसा आएगा डी एन माइनस वन वाई बाई डी एक्स एन माइनस वन, और प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन, और प्लस डॉट 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 प्लस ए वन एक्स डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। और एक बात है, इसमें y भी आएगा लेकिन सिर्फ y का पावर एक ही होगा, तो प्लस इसको ऐसे लिख रहे हैं ए नोट एक्स, और साथ में कोई फंक्शन एक्स आ सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, उसी का दिक्कत है। इज इक्वल टू, हाँ सिर्फ कोई फंक्शन ऑफ एक्स होगा या फिर जीरो होगा वो, फंक्शन ऑफ एक्स, जिसको लिख दो आर एक्स, आर एक्स। यानी कि कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर होगा इस तरीके से दिखेगा वो। अब जितने भी एग्जांपल मैंने किया है 1 से लेकर 5 तक, उस सब में देखो जो जो लीनियर होंगे सब कुछ ना कुछ ऐसे ही दिखेगा वो, इसका जनरल फॉर्म होता है वो। तो कई लोग इसका डिफिनेशन भी ऐसे देते हैं कि मतलब आखिर कोई ऐसा हो इक्वेशन तो उसको बोलते हैं कि मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेयर, इसमें थोड़ा सा एक और बात लिख लो कि वेयर, वेयर
ए एन एक्स इज नोट आइडेंटिकली जीरो। ऐसा ना कि मतलब पूरा जीरो हो जाए। इसका मतलब क्या होता है आइडेंटिकली जीरो, मतलब कि ए एन एक्स नोट जीरो फॉर ऑल एक्स, यानी सब एक्स के लिए जीरो ना हो जाए, कम से कम इसमें एक ऐसा पॉइंट हो डोमेन में ना जिसके लिए नन जीरो हो। एंड इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेना, आइडेंटिकल जीरो दैट इज ए एन एक्स इज इक्वल टू नोट जीरो फॉर ऑल एक्स, और ऑल एक्स इन द जो उसका डोमेन में एक्स होगा उसके लिए सभी जगह जीरो नहीं होगा, यानी कि जीरो फंक्शन नहीं होगा, बात करिए अगर तो बोलेगा तो एक लाइन में। एंड एंड ऑल ए आईज ऑल ए आईज ए सब्सक्रिप्ट आई कोमा एस एंड बी एक्स आर एक्स एंड आर एक्स आर फंक्शन ऑफ एक्स, यही है। यानी कि जितने हैं, जैसे ए वाला ए एन एक्स, ए से बात करिए अगर, ए एन एक्स ए एन माइनस वन एक्स इस फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ए वन एक्स ए नोट एक्स से फंक्शन ऑफ एक्स होगा, आर एक्स भी। ठीक है, अगर तुम इसमें चेक करोगे ना अगर, तो इसमें दोनों बातें फुलफिल होगी। पहला बात क्या था कि जो भी मेरा वेरिएबल डिपेंडेंट था और डेरिवेटिव था सबका पावर एक होगा। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे डेरिवेटिव है, इसका पावर वन है, इसका पावर भी वन है, इसका डिग्री भी वन है, इसका डिग्री भी वन है, सबका डिग्री वन होगा। और जो मेरा वेरिएबल डिपेंडेंट था उसका भी डिग्री वन होगा, और सिर्फ ये वाला यहीं पर है, इसका भी डिग्री वन है। तो यानी कि मेरा पहला बात सेटिस्फाई हो रहा है। और बात करें सेकेंड पॉइंट के लिए कि ऐसा कोई टर्म ना हो जो कि प्रोडक्ट में हो, किसका किसका, डेरिवेटिव का और वेरिएबल का जो डिपेंडेंट हो। जैसे यहाँ पे मान लीजिए अगर यहाँ पे डेरिवेटिव है और यहाँ पर भी डेरिवेटिव है, और जो इसके प्रोडक्ट में है, इससे मेरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है, कहीं भी डिपेंडेंट नहीं है इसमें। और इसमें क्या कहा गया था कि ऐसा कहीं भी दो प्रोडक्ट का, ऐसा कहीं भी दो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इसमें ना हो, और वो भी नहीं है इसमें। ऐसा बोलते हैं कि मेरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो। ठीक है, इतना बात अगर आप लोग समझ रहे हैं तो क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन है वो, लेट एफ एक्स वाई डैश वाई एन इज इक्वल टू जीरो बी द nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। यहाँ पे आर लिखा गया, यानी कि सही अगर हुआ एक से ज़्यादा भी, आर करेक्ट। और देखिए जो ए वाला लिखा गया ना, एफ एक्स वाई डैश वाई एन, इसका मतलब क्या है थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए मान लीजिए कोई भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो एन ऑर्डर का, तो कैसा दिखेगा वो। और यहाँ पे मेंशन नहीं कहा गया कि जो मेरा एड ओडी है एड लीनियर होगा, ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो कैसा दिखेगा वो, डी एन एक्स वाई डी एक्स एन, अगर ऑर्डर एन का होगा तो, और साथ में कुछ फंक्शन ऑफ अगर एक्स भी होगा, या फिर फंक्शन ऑफ अगर वाई भी होगा, और प्लस ऐसे करते करते ये यहाँ पर भी अगर कोई फंक्शन ऑफ अगर एक्स होगा, फंक्शन ऑफ वाई होगा, यानी कि, और फिर इसमें अगर फिर प्रोडक्ट होगा डी एक्स एन माइनस वन, ऐसा दिखेगा वो। ठीक है, ऐसा दिखेगा। प्लस तीन अगर फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है, फंक्शन ऑफ वाई हो सकता है, और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हो सकता है वो। या फिर यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स वाई हो सकता है वो, फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, ऐसा दिखेगा वो। तो चलिए इसको पता है शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ध्यान से अगर देखोगे ना, फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स एन, मैंने यानी कि इसमें डेरिवेटिव है और एफ एक्स वाई का फंक्शन, एक्स और वाई और डेरिवेटिव है, बस इसमें सिर्फ तीन चार चीजें दिखेंगे इसमें। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं कि यानी कि एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश, जितने भी ऑर्डर का हो, वाई एन इक्वल टू जीरो, शॉर्ट में बस वही वहाँ पे लिखा गया है। वही लेट एफ एक्स वाई डैश वाई एन बी जीरो विद द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। बात फिर ऑप्शंस का अगर,
मैं बात करूँ ऑप्शंस का अगर, उसमें पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर पहला, इफ, अब यहाँ पे आएगा इफ अगर एफ बराबर जीरो, यानी कि जो दिया गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये लीनियर होगा, इफ एफ बराबर जीरो इज लीनियर ओडी, एल आई एन इज लीनियर ओडी, देन डिग्री ऑफ एफ वन, यानी कि अगर एफ लीनियर होगा तो क्या इसका डिग्री वन होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, इफ डिग्री ऑफ, इफ डिग्री ऑफ एफ इज इक्वल टू वन, देन एफ बराबर जीरो इज लीनियर ओडी, लीनियर ओडी, ऑप्शन नंबर सेकेंड थर्ड, इफ डिग्री ऑफ एफ अगर एक से बड़ा होगा, डिग्री ऑफ एफ एक से बड़ा होगा, देन एफ बराबर जीरो इज नन लीनियर ओडी, नन लीनियर ओडी, ऑप्शन नंबर फोर, यहाँ पे आर लिखा गया यानी कि एक से ज़्यादा सही हो सकते हैं, इफ एफ बराबर जीरो इज नन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इज नन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, देन डिग्री ऑफ एफ इज ग्रेटर देन वन। इनमें से कौन कौन सही है सोच कर बताइएगा कि अगर कोई nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो क्या क्या सही होगा। आप 10 सेकंड का टाइम लीजिए और सोचिए। चलिए मैं बता रहा हूँ अब। अगर पहला ऑप्शन क्या बोला गया है, यदि अगर एफ लीनियर होगा तो क्या उसका डिग्री वन होगा, अगर एफ जीरो होगा, अगर एफ बराबर जीरो मेरा दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये लीनियर है तो क्या इसका डिग्री वन होगा, बिल्कुल वन होगा, यस यानी सही है। कैसे, यहाँ पे खुद देखो, ये जो फॉर्म यहाँ पे बताया है ना, इसका डिग्री कितना है, वन है, तो इसका भी डिग्री कितना होगा, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे वन है ना, इसका भी डिग्री, और सभी जगह या फिर कोई भी इसका भी पावर वन है, इसका भी पावर वन है, तो इसका डिग्री वन होगा, सही है। यानी कि अगर कोई भी लीनियर बॉडी उसका डिग्री हमेशा हमेशा वन होगा। बात करें सेकंड ऑप्शन का अगर, कि यहाँ पे पूछ रहा कन्वर्स में कि क्या अगर डिग्री वन हो गया तो क्या लीनियर होगा वो, अगर डिग्री वन हो गया एफ का तो क्या लीनियर होगा वो, नहीं होगा वो, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर गलत है वो। कैसे, जो मैंने एग्जाम्पल करवाया है ना पहला, उसको आकर देखो, पहला आकर देखो एग्जाम्पल पहला, पहला ये बोला, पहला में डिग्री कितना है इसका, इसका डिग्री वन है, लेकिन क्या लीनियर है, नहीं है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये फिर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, अगर क्या डिग्री एक से ज्यादा होगा तो एफ बराबर जीरो इज नॉन लीनियर ओडी, अगर इसमें कहा गया कि अगर डिग्री ऑफ एफ एक से ज्यादा होगा तो क्या नॉन लीनियर होगा, बिल्कुल होगा। सोचो ना कि अगर डिग्री एफ से ज्यादा हुआ, अगर डिग्री एक से ज्यादा हुआ तो फिर लीनियर कहाँ रह जाएगा, लीनियर का पहला कंडीशन है कि इसका डिग्री वन होना चाहिए, ये बात भी सही है। अब बात करें फोर्थ का अगर, कि अगर इफ एफ बराबर जीरो इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो क्या उसका डिग्री हमेशा एक से ज्यादा होगा, फिर पूछ रहा कन्वर्स में वो, अगर कोई मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है क्या उसका डिग्री एफ से ज्यादा होगा, तो क्या उसका डिग्री एक से ज्यादा होगा, गलत है ये, गलत है ये। कैसे, फिर से वापस उसी एग्जाम्पल में जाओ, एग्जाम्पल नंबर पहला में, इसमें क्या बोला है कि पहला बात नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्या इसका डिग्री एक से ज्यादा है, नहीं है, इसका डिग्री एक है, तो ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन एंड तीन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर पहला और तीसरा सही। बात करें काउंटर एग्जाम्पल का अगर, दो चार के लिए काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल, काउंटर एग्जाम्पल फॉर टू एंड फोर इज एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझे होंगे। अब बात कर लेते हैं फैमिलीज ऑफ कर्व के बारे में। अगर यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स के बारे में। फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स आखिर क्या होता है वो समझते हैं पहले।
कंसीडर, पहले समझेंगे एग्जाम्पल से इसको। कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। कौन सा? dy बाई एक्स इक्वल टू 2x। इससे क्या होगा सॉल्यूशन? देन इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाई, सॉल्यूशन इज गिवन बाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, वेयर c बिलोंग्स टू r। ठीक है, यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर प्लस सी है। लेकिन आखिर ये वाला जो मेरा सॉल्यूशन आ रहा है, आखिर वाला बेसिकली है क्या? इसको पहले समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। ग्राफ, इसको अगर ड्रॉ करेंगे, अगर सी का वैल्यू चेंज करके, तो क्या क्या मिलेगा हमको? इससे अगर सी का वैल्यू 0 हो तो क्या मिलेगा? एक पैराबोला मिलेगा, तो एक पैराबोला मिलेगा जो कि पास करेगा ओरिजिन से, ऐसे हो। ठीक है, अगर सी का वैल्यू 1 होगा तो पैराबोला 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा, वो ऐसे कुछ पैराबोला बनेगा वो। थोड़ा समझिएगा भावनाओं को, फिगर को। और अगर सी का वैल्यू -1 हो तो कुछ ऐसा बनेगा वो। सी का वैल्यू -1 हो यानी कि पैराबोला 1 यूनिट नीचे शिफ्ट होगा वो, -1। ठीक है, अगर सी का वैल्यू अगर -2 हो तो कुछ ऐसा बनेगा वो, ऐसा बनेगा वो। यानी कि ये वाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये वाला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर -2। ठीक है, और अगर हम लोग सी का वैल्यू चेंज करेंगे वो, तो पैराबोला मिलते रहेगा वो, अपना एक्सिस केवल हो, मतलब अगर हम लोग सी का वैल्यू चेंज करेंगे वो पैराबोला और बनते रहेगा वो। तो एक फैमिली जो पैराबोला बन रहा है वो, और इसको क्या बोलते हैं? बेसिकली इसको, ये तो फैमिली पैराबोला है, इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व। और यहाँ पे क्या है बेसिकली? वो फैमिली जो पैराबोला है, वो फैमिली ऑफ पैराबोला है, वो पैराबोलाज, पैराबोलाज। यानी कि जो इसका जनरल सॉल्यूशन है, उसको अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ग्राफ पे, उसको अगर देख रहे हैं जियोमेट्रिकली, अगर तो फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है वो। और ये जो मेरा फैमिली ऑफ कर्व है, इसमें कितने पैरामीटर हैं? केवल एक पैरामीटर है जो कि सी है। अगर सी का हम लोग वैल्यू चेंज करते रहेंगे वो, तो तरह तरह का पैराबोला मिलेगा वो। तो जो सारा फैमिली ऑफ कर्व है वो सी पर ही आखिर डिपेंड कर रहा है वो। तो इसमें और एक लिख लो, विच इज विच इज विच इज वन पैरामीटर, विच इज वन पैरामीटर फैमिलीज ऑफ, विच इज वन पैरामीटर ऑफ family of curves, families of curve where c is the parameter, क्योंकि सारा कर्व सी पर ही डिपेंड कर रहा है वो। वेर सी इज द पैरामीटर, और इसको बोलते हैं और आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट ऑफ द फैमिली, ऑफ द फैमिली। लेकिन जो इसको थोड़ा देर के लिए वन बोल दो, ऐसे इक्वेशन नंबर पहला। तो लेकिन इक्वेशन क्या है बेसिकली, अगर हो एंड इक्वेशन 1, एंड इक्वेशन 1 graphically represent the families of, the family of parabolas, family of parabolas in the xy plane, in the xy plane। यानी कि फैमिली ऑफ कर्व क्या होता है? ये पूरा एक सेट ऑफ कर्व है वो, जिसमें हर एक कर्व को हम एक मतलब अलग कांस्टेंट देकर उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। इसको अगर लिखना हो डिफिनेशन में तो कैसे लिखेंगे? इसको अगर थोड़ा सा करना हो, इसको अगर करना हो जनरलाइज, तो उसको कैसे लिखेंगे? डिफिनेशन, डिफिनेशन, डिफिनेशन। ए फैमिली ऑफ कर्व,
A family of curve is a set of curve in which in which each of the in which each of the curve is given by a relation containing one or more than one parameter as वेरिएबल। यानी कि फैमिली ऑफ कर्व कुछ नहीं है, बस एक सेट ऑफ कर्व है वो। ए फैमिली ऑफ कर्व एक सेट ऑफ कर्व है वो, इन विच ईच ऑफ द कर्व इज गिवन बाय रिलेशन कंटेनिंग वन और मोर देन वन पैरामीटर एज वेरिएबल। जैसे मान लो अगर इसका बात करें, अगर एग्जांपल के लिए, अगर जैसे मेरा पहला इक्वेशन नहीं बोला, फैमिली ऑफ कर्व पे डिपेंड कर रहा है, जैसे सी का हम लोग वैल्यू बदलेंगे अगर वो, तो तरह तरह का पैराबोला मिलेगा वो। इसमें एग्जांपल देखते हैं अब। एग्जांपल एग्जांपल द सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल जिसका सेंटर एक ही हो, बस रेडियस अलग अलग हो, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स डिफाइंड बाय सर्किल्स डिफाइंड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी इज वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। जैसे सी का हम लोग वैल्यू बदलेंगे अगर वो, तो तरह तरह का सर्किल मिलेगा वो, जिसका सेंटर ऑरिजिन होगा वो वेयर। और यहाँ पे सी मत लिखना रियल नंबर होगा, सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल्स। आर पहले से इसको लिखते हैं, आर प्लस इसको ऐसे लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। क्योंकि ए वाला अगर स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, थोड़ा ना कहा नेगेटिव रियल नंबर। सी बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव एंड आल्सो एंड आल्सो द सेट ऑफ सर्किल्स डिफाइंड बाय थोड़ा कलर चेंज करते हैं, डिफाइंड बाय एक्स माइन, ये क्या हो गया, एक्स माइनस सी वन स्क्वायर, सी वन कॉन्स्टेंट होगा, प्लस वाई माइनस सी टू स्क्वायर इज इक्वल टू सी थ्री इज ए। इसमें कितने पैरामीटर आ रहे हैं, तीन, सी वन सी टू सी थ्री, तो इज ए पैरामीटर थ्री पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व, थ्री पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व वेयर C1 एंड C2 कुछ भी वैल्यू होगा, ऑल रियल नंबर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे C1 C2 का सेंटर होता है सर्किल का। एंड C3 जगह जो वैल्यू होगा वो भी केवल पॉजिटिव रियल्स होगा वो, ठीक है, गोइंग टू आर प्लस। ये मेरा एग्जांपल था। अब देखो हमको थोड़ा सा जनरलाइज करना है, जैसे कि ऊपर बात करें अगर, जैसे कि यहाँ पे अगर ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन था, अगर एक ऑर्डर का था वो, तो मेरे को एक इसमें कांस्टेंट मिला। ऐसे इसको अगर करेंगे जनरलाइज, अगर अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एन ऑर्डर का होगा तो उसमें एन आर्बिट्री ऑफ कांस्टेंट मिलेंगे, तो उसमें एन पैरामीटर मिलेंगे, और जो पूरा जो सॉल्यूशन होगा उसका जनरल सॉल्यूशन पूरा एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा वो। उसको लिख लो एक नोट में, नोट 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 ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे सिर्फ एस कर दो, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन तो एक ही होगा ना, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन
कैसे फिर दिखेगा? एफ एक्स वाई वाई डैश डैश डॉट 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 तीन डॉट लगाना सिर्फ बस, वाई एन इज इक्वल टू 0। ऐसे तो दिखेगा कोई अगर nth ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो। ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इफ एग्जिस्ट, अगर इसका एग्जिस्ट करेगा, इफ एग्जिस्ट देन it can be written as, it can be written as in the form of सोचो अगर कोई एक ओडी को हम ऐसे लिखेंगे तो जो उसका सॉल्यूशन होगा उसको कैसे लिखेंगे? ध्यान देना यहाँ पे, जो इसका सॉल्यूशन होगा ना, इसमें पहला बार सॉल्यूशन में तो एक कांस्टेंट आएंगे और इसमें डेरिवेटिव नहीं आएगा। जैसे ये भी देखो, जो एग्जांपल पहला है ये किसी का सॉल्यूशन होगा, वो तो सिर्फ इसका इसमें एक कांस्टेंट आ रहा है। बात करें इसमें, अगर जो एग्जांपल नंबर दूसरा है इसमें भी 3 कांस्टेंट आ रहे हैं। अगर सॉल्यूशन होगा वो, उसमें डेरिवेटिव नहीं आएगा, उसमें कांस्टेंट आएंगे, तो कैसा कुछ दिखेगा वो? इन द फॉर्म ऑफ, मतलब उसमें एक्स आएगा, उसमें वाई आएगा और उसमें C1 C2 कांस्टेंट आएंगे। इन द फॉर्म ऑफ तो कुछ ऐसा दिखेगा वो। उसको मान लो जी से लिख रहे हैं, या फिर स्मॉल एफ से, वहाँ लिखें कैपिटल एफ से, तो स्मॉल एफ एक्स वाई C1 C2 और कितने इसमें रहेंगे कांस्टेंट? n तक रहेंगे, Cn तक। क्यों? जैसे यहाँ पे अगर ऑर्डर 1 है तो यहाँ पे कांस्टेंट 1 था। अगर सिमिलरली इसी प्रकार अगर अगर ऑर्डर n हो तो उसका होता है उसमें कांस्टेंट n आएंगे वो। इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई C1 C2 Cn इक्वल टू 0 वेयर Ci, जो Ci होगा वो C सब्सक्रिप्ट i फॉर ऑल i 1 to n। इसको कैसे लिखते हैं? इसका मतलब फॉर ऑल i 1 से n तक वेरी कर रहा है वो। आर पैरामीटर एंड इट रिप्रेजेंट जो इसका सॉल्यूशन है क्या करेगा? रिप्रेजेंट एंड इट रिप्रेजेंट n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व। यानी कि अगर कोई n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो जो उसका सॉल्यूशन होगा कुछ इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें सिर्फ x आएगा, y आएगा, C1 C2 3 कांस्टेंट आएंगे, और जो उसका सॉल्यूशन होगा वो एक कर्व को करेगा रिप्रेजेंट, जिसमें n पैरामीटर होंगे या फिर जिसमें n आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो फिर इसको बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर कोई कैसे से फॉर्म होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक कर्व देगा, फैमिली ऑफ कर्व देगा, फिर उसे कैसे बनता है ओडी वो। उसके बाद उसका पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आज इतना ही। अगर किसी को कहीं से भी कुछ डाउट हो, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, या फिर जो नंबर दिया गया है अबाउट सेक्शन में उससे भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय ऑल ऑफ यू।